आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रज़ा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज लाइव हमारे साथ होंगे नजीबाबाद तहसील के रियासत शानपुर के राजा भारतेंद्र जी। थोड़ा सा विलम्ब हुआ व्यवस्था करने में, उसके लिए हम थोड़ी माफ़ी चाहते हैं, कष्ट के लिए खेद चाहते हैं। काफ़ी लोगों की कॉल्स आई कि अभी तक कार्यक्रम शुरू क्यों नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था करने में थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन आज हमने जो अपने मेहमान बुलाए हैं वो बहुत ख़ास हैं। वो नाम के भी राजा हैं और काम के भी राजा हैं। अगर बात करें तो हमने उनके जो किला है शानपुर के अंदर, उसके अंदर देखा है वो जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहते हैं पूरी तहसील के, पूरे बिजनौर के। और कोशिश हमने ये की क्योंकि वो भी हमारी नज़र में एक शख्सियत है और इस बिजनौर के अंदर अपनी एक पहचान रखते हैं। तो हम दिल की गहराइयों से उनका अपने कार्यक्रम शख्सियत में इस्तकबाल करते हैं राजा भारतेंद्र जी, जो नाम के भी राजा हैं और काम के भी राजा हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कराने का कार्य करते हैं। अगर आपका कोई भी उचित और सही सवाल अगर है तो आप लाइव हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि राजा साहब से वो बात आपकी पहुंचाएं और उस बात का जवाब लें। तो आज के हमारे मेहमान हैं नजीबाबाद तहसील के राजा भारतेंद्र जी, जो कि सहारनपुर रियासत से ताल्लुक रखते हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन है। थोड़ा विलंब हुआ इसके लिए सर, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन लाइव कार्यक्रम में। देखिए, लाइव ऐसा होता ना, हम इसमें कुछ एडजस्टिंग कर सकते हैं, जो भी होगा लाइव होगा। सर, सबसे पहले तो कैसा लगा आपको हमारा कार्यक्रम शख्सियत? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारे शहर में इतना खूबसूरत स्टूडियो और ये इतना बढ़िया कार्यक्रम आप कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये है राजा भारतेंद्र जी, जिन्होंने सांसद का भी एक किरदार निभाया है और बड़ी मेहनत से लोगों की जो है जायज़ तमन्नाएं होती हैं, जायज़ मुरादें होती हैं, जायज़ समस्याएं होती हैं, उसका समाधान किया है। ये चहते बने हुए हैं आज भी, और ये कोई एक नाम की ज़रूरत नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है राजा भारतेंद्र जी, और हमारे इस कार्यक्रम में आज उनका हार्दिक अभिनंदन है। राजा साहब, सबसे पहले तो ये कि 9 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री मोदी जी के, फिर जो सवाल आएंगे उसका भी जवाब लेंगे। उसमें विशेष क्या ऐसी योजनाएं हैं कि जो 2024 में लोकसभा में लोग वोट करेंगे? ये जो 9 साल बीते हैं, हमने सबने देखा है कि जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के क्यों ना हो, किसी मजहब के क्यों ना हो, सबकी सहायता हुई है। जिन लोगों के घरों में बैंक अकाउंट कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर में बैंक अकाउंट भी हमारे परिवार में खोला जाए, सबके बैंक अकाउंट खोले गए। और जो लोग बेचारे छपड़ों में रह रहे थे, कच्ची छत थी, हमारे यहाँ बारिश आती है, अब आप देखिए कितनी गर्मी चल रही है जी। इस कठिन मौसम में, ऐसी कड़ाके की सर्दी में, जब सारे अपने ऐसी ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर चला जाता है इस इलाके में, और आप देखते होंगे कैसे फसल हमारी नष्ट हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे जल गई हो। ऐसी बहुत ही एक्सट्रीम मौसम में भी तमाम लोग कच्चे घरों में रह रहे थे, उन्हें पक्की छत मिले, उन्हें पक्का घर मिले, उनके बैंक अकाउंट खुले, और ऐसे मजलूम लोगों को उनके बैंक में 2.5 लाख रुपया डाला गया। मेरे से बहुत सारे लोग मिले और उन्होंने कहा, ये साहब हमें कभी उम्मीद नहीं थी, कभी सोचा नहीं था, कभी सपने में भी नहीं देखा था कि हमारी बैंक में भी लाखों रुपया होगा, हमारे सर पे भी पक्की छत होगी, राशन दिया जा रहा है कि गरीब को ये ना लगे कि मेरा बच्चा अगला भोजन कैसे करेगा। तो राशन दिया जा रहा है, घर दिए जा रहे हैं, सड़कें आप देखिए कितनी बढ़िया दी जा रही हैं, शिक्षा के लिए देखिए कितने बढ़िया। सबसे बदतर अगर कोई बिल्डिंग होती थी गांव में तो वो होता था हमारा प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग। छत झूल रही होती थी, पेंट हुआ नहीं होता था, बुरे हाल होते थे। जब से हमारी सरकार आई है, अगर सबसे खूबसूरत, सबसे रंग बिरंगी बिल्डिंग है अगर कोई गाँव में, तो वो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है। 4 दीवारी है, गेट है, टीचर है, डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है, अंगूठा लगाती है टीचर तो उसकी उपस्थिति दर्ज होती है। तो सरकार बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है, बच्चों को मुफ्त में किताबें, मुफ्त में वर्दी, मुफ्त में जूते, अलग अलग रंग की जुराबें, बढ़िया सड़कें, हाईवे। ये हाईवे बने नहीं थे, हमारे जिले में एक भी हाईवे नहीं था।
मुझे याद है जब शीशराम रवि जी बने थे हमारे एमपी, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं पहला हाईवे, नेशनल हाईवे बिजनौर में लेके आया हूँ। अब आप देखिए कितने नेशनल हाईवे हैं। यहाँ से आपका नजीब अपना बॉर्डर से सीधा धामपुर नैनीताल तक ये नेशनल हाईवे है। दिल्ली से कोटद्वार और ऊपर जो जा रहा है ये नेशनल हाईवे है। बिजनौर वाला जो सड़क है यहाँ से नजीबाबाद बिजनौर और हरिद्वार वाली, वो नेशनल हाईवे है। चांदपुर जो सड़क जा रही है वो नेशनल हाईवे है। और सिर्फ नाम के हाईवे नहीं है साहब, 2 घंटे लगते थे, हमें तो बार बार जाना पड़ता है मीटिंग में चांदपुर, 2 घंटे लगते थे चांदपुर पहुंचने में, 1 घंटा बिजनौर तक और 1 घंटा बिजनौर से चांदपुर तक। आज आप आराम से 1 घंटे से कम में बिजनौर पहुंच जाते हैं। तो काम बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा। सर जहाँ काम हुआ है अगर बात करें तो जहाँ हम हाईवे पे निकलते हैं, हाईवे देखने काबिल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार ने बड़े अच्छे हाईवे बनाए हैं। लेकिन अगर टोल टैक्स की बात करें तो उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके लिए क्या कहेंगे सर? ये सरकार की स्कीम है साहब, सरकार के पास अथा पैसा नहीं है। पिछली सरकारों ने हमारे ऐसा नहीं था कि हमारे जो भंडार हैं वो भरे हुए थे, बुरे हाल में छोड़ के गए थे ये अर्थव्यवस्था। तो ये जो स्कीम है वो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ये सरकार ने ठेके पे सड़कें दी हैं, ठेकेदार बना रहा है, ठेकेदार इन्हें मेंटेन करेगा, ठेकेदार इन सड़कों को चलाएगा 10 साल, और वो इससे जो उनके रिटर्न, इस पे पैसा लगा है उस पे वो अपनी आमदनी लेगा। वो आमदनी दुनिया में अच्छे रेट हैं, 4% 5% रिटर्न इन्वेस्टमेंट दुनिया के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न है। और अगर हम थोड़े दिनों पहले में देखें तो ब्याज का रेट पिछली सरकार में 18% होता था बैंक से, और प्राइवेट जो साहूकार देते थे वो तो आज भी मुझे कोई लोग बताते हैं साहब कि 10 रुपए महीना पे दे रहे हैं। तो ये सारा शोषण रोका गया है, नए अधिनियम लाए गए हैं। साहूकारों का ये जो शोषण होता था 10 रुपए महीना, मतलब 120 रुपया, 100 रुपए पे 120 रुपया ब्याज और असल बचा रह जाए। बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, नई नई योजनाएं लाई गई हैं कि गरीब दुकानदार को अपनी दुकान चलाने के लिए पैसा मिले, दुकान बढ़ाने के लिए पैसा मिले, इसे और आगे सुंदर बना सके और चीजें जोड़ सके। ठेली वाले को पैसा मिले जो नीचे बैठा है जमीन पे, उसे और अपना कारोबार कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसे भी पैसा मिले। सर बड़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और थोड़ा विलंब हमारा हुआ क्योंकि हमने 4 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अब काफी लोग जुड़ चुके हैं। और लोगों का कहना है, सबसे पहले नजीबाबाद से सवाल आया है कि सर जो लोग सरकार को भारी भरकम जीएसटी दे रहे हैं, हाशिम अहमद लिखते हैं, जो लोग सरकार को भारी भरकम जीएसटी दे रहे हैं, क्या नजीबाबाद की कबाड़ी मार्केट ऐसे लोगों का रोजगार बंद हो जाना चाहिए जहाँ छोटे रेहड़ी वाले ठेले वाले लोग आज परेशान हैं? कबाड़ी मार्केट में हम सब जानते हैं, इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि चोरी की गई गाड़ियां आती थी और वो काट दी जाती थी। मेरी यही राय थी और मैंने निवेदन भी किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब मुझे कहा गया था कि मैं यहाँ से मुझे चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था। मैंने कहा हम क्यों बार बार घूस दें लोगों को, कभी अधिकारियों को, कभी बेकार के नेताओं को। मैंने कहा हम सीधा अपना सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, हम जीएसटी का लाइसेंस लें और जो भी हम काम कर रहे हैं उसे ओपन में लाए। अगर कोई पुरानी 10 साल से पुरानी गाड़ी है वो कटने के लिए आई है, हम कबाड़ियों से खरीद के लाए, दिल्ली में ऐसी अनेकों गाड़ी हैं, तो इसमें छुपाने की क्या बात है। हम टैक्स दें और सामने आके अपना कारोबार करें। ये बात लेके मैं चला था और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कह भी दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा चलो तुम अनुरोध कर रहे हो तो हम चला देते हैं, मगर इसमें चोरी का माल है। मैंने कहा सर हम सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे और हम रजिस्ट्री करवाएंगे अपने जितने भी व्यापारी हैं, और हमने करवाया। एसडीएम साहब उस जमाने में जो थे वो और मैं गए, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, सबकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाई। दुर्भाग्य से अब हमारे विधायक जी इसमें कुछ रुचि ले नहीं रहे, और उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वोट नहीं मिलते हैं। काम वो करें ना करें, कबाड़ी बाजार की चिंता करें ना करें, मौके पर जाएं ना जाएं, चाहे कबाड़ी बाजार पिछले 2 साल से बंद पड़ा रहे, गरीबों के पेट पे लात लगे, जो कि टैक्स देने को तैयार है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं जो आप बात कर रहे हैं, मगर ये काम है विधायक का। विधायक ने क्यों नहीं सवाल उठाया विधानसभा में इस बारे में? विधायक क्यों नहीं ये बात कहता कि भारतीय सिंह ने चला दिया था?
ये बाजार बंद क्यों हुआ? आपका विधायक नहीं कर पा रहा है, प्रश्न नहीं लगा पा रहा है, विधायक निधि नहीं खर्च कर पा रहा है, कुछ भी विकास नहीं कर पा रहा है, उसके बाद भी आप उन्हें वोट देंगे क्योंकि सिर्फ वो मुस्लिम है और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो अगर हम ऐसे संकीर्ण मन से काम करेंगे, छोटे मन से काम करेंगे, तो फिर ऐसे ही छोटे नेता मिलेंगे। सर, इसमें राजा साहब कह रहे हैं कि विधानसभा में भाजपा के कम वोट निकलने की क्या कबाड़ी मार्केट बंद किया जाना है, इसमें कितनी सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में कम वोट निकलने पे क्या इस वक्त तो कोई फर्क सीधा? ये आप गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हाशिम अहमद लिख रहे हैं ये। हाशिम भाई, जितने वोट आपने भारतीय जनता पार्टी को पिछली दफा दिए थे नजीबाबाद की जनता ने, लगभग उतना ही वोट हमें इस बार मिले हैं। मुश्किल से 200 वोट का फर्क है। तो 200 वोट की कोई गिनती नहीं होती इतने बड़े चुनाव में। और मैं तो इस वजह से जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं उतने ही वोट मिलेंगे, उतने ही वोट मिले थे। तो कम और ज्यादा का कोई मतलब नहीं है। जो बात है कि उम्मीद थी पार्टी की कि एक ऐसा आदमी अगर भेजें जो कि यहाँ का मूल निवासी है, तो निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं, मेरे दादा यहाँ से चुनाव जीते हैं, मेरे वालिद यहाँ से बार बार चुनाव जीते हैं, तो पार्टी को उम्मीद थी कि हमें वोट मिलेंगे, हमें एक पैर रखने लायक जगह जरूर मिलेगी, मगर वो मिली नहीं। अब वो मिली नहीं तो सत्ता का तो विधायक है नहीं आपका, तो जो विपक्ष का विधायक है काम तो उनके भी होते हैं। मैं तो ज्यादातर विपक्ष का ही विधायक रहा हूँ। 2002 में जीता था तो 3 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए। 2012 में जीता मैं तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मगर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलता था, उनसे बात करता था, अपने काम करवाता था। मैं तो दावे से कह रहा हूं सर कि जो मैंने काम, जो ठोकर मैंने लगवाई है गंगा जी के बिजनौर के खातर में, मेरे लगवाने के बाद वहां पर एक भी नई ठोकर नहीं लग पाई। तो ये कहना कि सिर्फ उन्हीं विधायकों का काम होता है जो सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं, ये गलत है। जो मैंने काम करवाए हैं विधानसभा बिजनौर में, बड़े बड़े काम जो मैंने करवाए, वो अभी तक नहीं हो, कोई भी नहीं उन्हें बना पाया। अपना सेंट्रल स्कूल मैं लेके आया था, मेडिकल कॉलेज में लेके आया था, बल्कि सेंट्रल स्कूल को तो हमने ये कि वहां पे एक अस्थायी सेंट्रल स्कूल चला दिया जाए, पुरानी तहसील में चल जाए, हमने बिल्कुल ये अप्रूव करवा दिया था। मैं दुर्भाग्य से मैं अगली बार नहीं जीत पाया और 2019 के बाद उन्होंने पुरानी तहसील ही तोड़ दी जहां पर हमारा सेंट्रल स्कूल चलना चाहिए था। तो योजनाएं, तो योजनाओं के पीछे पड़ना पड़ता है, उन्हें लाना पड़ता है, विधायक को सतर्क रहना पड़ेगा, प्रश्न लगाने पड़ेंगे, मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, जो भी नेता सदन होता है, वो चाहता है कि विधायक और सांसद उससे जाके मिले, अपनी समस्या रखें, बार बार मिलते रहें, बार बार पत्र देते रहें, कभी ना कभी तो सुनवाई होगी। और मैंने तो ऐसे ही काम किया। सर, नजीबाबाद के अंदर विधानसभा का जो चुनाव है उसमें ऐसा नहीं, लोगों ने आपको बहुत सम्मान भी दिया है और आपका मान सम्मान भी रखते हैं। जीत हार तो देखिए लगी रहती है। एक बहुत राष्ट्रीय पार्टी आज बिल्कुल ढर्रे पर है, उसका कभी वर्चस्व हुआ करता था, तो ये तो उतार चढ़ाव होता है। लेकिन भविष्य में लोगों को हो सकता है कोई गलती हुई है, तो उस गलती के लिए बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, लेकिन मैं चंद मैसेज उसमें पढ़ रहा हूँ। कह रहे हैं आप अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर दीजिए कि जो गरीब लोग हैं, वो बात वही आ जाती है कि जो गरीब लोगों की बहुत दुआएं मिलेगी। कबाड़ी मार्केट अगर खुल जाए आपके किसी एक जर से प्रयास से, तो वो उसके आभारी रहेंगे। देखिए, इसमें जो है सबसे बड़ी बात यही है कि राजा साहब ने कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वो कह चुके हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाकर कार्य शुरू कर दिया जाए, क्योंकि जीएसटी पे होता है और सरकार को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर कहीं गलत कार्य होगा तो जाहिर सी बात है उसका विरोध होगा। लेकिन फिर भी हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर थोड़ा सा संज्ञान में लेके जो लोग गरीब हैं और उन लोगों को शायद उसका एक, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार की नीति को रोकने की, सरकार की नीति पे प्रश्न उठाने की जो जगह है वो है विधानसभा जी। मैं विधानसभा का सदस्य नहीं हूं, तो मैं कैसे जाऊं अंदर? मैं अंदर जा ही नहीं सकता विधानसभा। मैं उस चर्चा का हिस्सा नहीं हूं। जी जी, ये समस्या है सर। मगर मैं पत्र जरूर लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और कह दूंगा। मगर एक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसका एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं निश्चित मुख्यमंत्री जी से इस विषय को रखूंगा। मगर मेरी आवाज में वो भारीपन नहीं है जो कि
विधायक नजीबाबाद की आवाज में है, और विधायक जी को निश्चित रूप से इन कामों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। नौशाद अख्तर साहब लिख रहे हैं, ऐसा कोई सीधा साधन बताएं, कबाड़ी मार्केट जिस तरह से खुल जाए तो काफी लोग बेरोजगार हैं। देखिए वो कहा है कि मैं बिल्कुल सहमत हूं। कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो आवाज में जो भारी भरकम बात होनी चाहिए, अगर विधायक नजीबाबाद होते और एक मंत्री होते तो शायद ये बात आती ही ना, नौबत ही ना आती। लेकिन चलिए, जो भी सिस्टम है सर, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार की योजनाएं चल रही हैं, आयुष्मान कार्ड से लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं कि कुछ उसको मना कर देते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे सर? प्राइवेट अस्पताल मना कर रहे हैं जी। क्योंकि सरकारी काम जो ठेकेदारी कर रहे हैं वो सब जानते हैं। ये जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया, ये करोड़ों और अरबों रुपए का काम जो है ये प्राइवेट लोग कर रहे हैं, मगर सरकारी पेमेंट में थोड़ा बहुत डिले आता है। इसी तरह से आयुष्मान की कार्ड की पेमेंट में भी डिले आता है। इस वजह से प्राइवेट जो अस्पताल हैं, जो पुराने अस्पताल हैं जिनका काम जमा हुआ है, वो आयुष्मान कार्ड नहीं इस्तेमाल चाह रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएमओ से मैं बार बार मिलकर उन्हें कहता रहता हूँ और लिस्ट देता रहता हूँ कि इन अस्पतालों को भी जोड़ा जाए आयुष्मान कार्ड से। ये ज़रूरी है, गरीब के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें तो उम्मीद उल्टी थी कि बड़े बड़े अस्पताल अब हमारे ज़िला बिजनौर में भी आएंगे, बड़ी बड़ी चेन्स आएंगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पैसा हर घर में जो 6 लाख रुपए है अपने स्वास्थ्य पे खर्चने के लिए, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि इस योजना की वजह से, क्योंकि अब जिले में इतना ज़्यादा पैसा आ गया है चिकित्सा के लिए, तो बड़ी बड़ी चेन्स जैसे फोर्टिस हैं, मैक्स हैं, ये आएंगी तो हमारे इस तरह से काम बढ़ेगा। एक बने हैं, कुछ बड़े अस्पताल बन रहे हैं। गीलर अस्पताल बना है बिजनौर में। मुझे उम्मीद है ऐसे ही और भी बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल बिल्कुल बनेंगे। जो अस्पताल नहीं ले रहे हैं आयुष्मान कार्ड, कृपया करके उनके नाम मुझे दीजिए ताकि मैं सीएमओ साहब से कहूं कि वो उन पे दबाव दे। देखिए, अगर कोई भी पीड़ित है और अगर कोई अस्पताल उनका कार्ड नहीं ले रहा है, तो आप राजा सिंह जी के संज्ञान में डाल सकते हैं ये बात कि देखिए राजा साहब ये नहीं ले रहा है, तो सीएमओ साहब से इसकी शिकायत की जाएगी और जो भी सही तरीका होगा उस पर अमल किया जाएगा। राजा साहब, शिक्षा के क्षेत्र में 2024 के चुनाव है, लोकसभा के, लोग वोट करें भारतीय जनता पार्टी को, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी पार्टी की क्या नीतियां हैं अपने जिले स्तर पर? जिले स्तर पे सबसे बड़ी शिक्षा का जो खुला है मेडिकल कॉलेज, ये तो चमत्कार है। हमने कभी सोचा नहीं था कि जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और जिला अस्पताल जिसकी वजह से अब मेडिकल कॉलेज का हिस्सा बन गया है, और ये सब अपग्रेड होगा। तो अब हमारे ही जिले के बच्चे MBBS डॉक्टर बन के आएंगे। कोई यूक्रेन पढ़ने गए, वहाँ युद्ध हो गया, वहाँ फंस गए हमारे बच्चे, हिंदुस्तान के तमाम बच्चे। कोई बांग्लादेश पढ़ने जा रहा है, कोई कहीं पढ़ने जा रहा है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। इसी तरह से अल्पसंख्यक विभाग को बहुत पैसा दिया जा रहा है कि जो हमारे कस्बे हैं वहाँ पर अल्पसंख्यक अपनी बच्चियों को ज़्यादा दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं और जवान बच्ची को कोएड में नहीं भेजना चाहते हैं, तो अल्पसंख्यक विभाग को भी पैसा दिया जा रहा है कि इंटर कॉलेज बनाए जाएं और गर्ल्स कॉलेज बनाए जाएं। उसके लिए भूमि की दिक्कत आ रही है। खुशकिस्मती से सहारनपुर में भूमि उपलब्ध थी, तो हमने वहाँ पे सरकारी कन्या इंटर कॉलेज अल्पसंख्यक विभाग के पैसे को लगा के वहाँ पर बनवा दिया है। ये अपना पॉलीटेक्निक भी खोल दिया गया है। सोहेड़ी में भी सेंट्रल स्कूल भी वहाँ आ रहा है, मेडिकल कॉलेज भी वहाँ आ रहा है, और इस तरह से कॉलेज और स्कूल तो बहुत बन रहे हैं। सरकारी भी बन रहे हैं, प्राइवेट जो योजना थी उसे भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, बहुत सरलीकरण हो गया है। कॉलेज या स्कूल बनाना बहुत सहज हो गया है, और जो बड़े कॉलेज जिनके 2-3 कॉलेज बन गए हैं या कॉलेज बड़े हैं, उन्हें सरकार चाह रही है कि आप अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाइए, और इसके लिए भी योजना सरकार ने बनाई है ताकि हम विकेंद्रीकरण कर सकें शिक्षा का, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बने और स्पेशलाइज विशेष शिक्षा दी जाए, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो अपना कौशल विकास की हो,
तो अनेकों, जैसे हमारे यहाँ पर शॉल का बहुत बढ़िया काम है। हमारे यहाँ पर पूरा मोहल्ला है रफू खरान, जी। और आज का नहीं है, पिछले 300 साल से ये जी। मोहल्ला कायम है, ये बिरादरी है जी। रफू खरों की। जी। और तो इनमें अधिक से अधिक इन्हें लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले, और इससे भी हम इसका एक पाठ्यक्रम बनाए, इसे कौशल विकास से जोड़े। इसके लिए भी सरकार तमाम पैसा भेज रही है, तमाम पॉलिटेक्निक खोल रही है, इसे ऐसी चीजों को जोड़ने के लिए, ताकि हम शिक्षा को रोजगार से भी जोड़ लें। तो प्रधानमंत्री ने इस पहल में भी बहुत बड़ा काम किया है। सर अभी आपने कहा रफू करो, सर एक मिनट हम चाहेंगे जरा इस पे आप देखिएगा। सर हमने एक चित्र बनाया है शख्सियत का, तो इसमें रफूगर देखिए शॉल लेके बैठे हैं, ये भी एक हमारी पहचान है हमारे जनपद की। तो सर आज भी रफूगर बहुत परेशान रहते हैं अपनी शॉल को, एक पश्मीना शॉल होती है बड़ी महंगी महंगी, अपने हाथ से नीचे आप देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर जो कास्ट के लकड़ी के एक बड़ा नगीना फेमस है पूरे जिले के अंदर। सर इनके लिए अगर कुछ सरकारी योजना, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय जुड़ा है और सभी लोग इसे मिलजुल कर करते हैं, कुछ सरकार की ऐसी योजना है जिससे इनको फायदा पहुंचे? सरकार की योजना है जिसका लाभ मिलना चाहिए। मैंने कहा है, मैं मिला हूँ काफी रफूगरों से। तो योजना, ये तो आपने इसमें मर्दों के फोटो लगाए हुए हैं, ये जो कढ़ाई का काम है, जो कलमकारी का काम है और रफूगरी का काम है, ये ज्यादातर महिलाएं करती हैं, घर में करती हैं। घर में करती हैं। 5-5 महिलाएं एक वो ऐसे बना के शॉल बना लेते हैं, अड्डा कहते हैं उसे, मेज पर, उसके नीचे लाइट लगा के, और बड़ा महीन काम होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। एक बढ़िया शॉल को बनाने में हमें 3 से 5 महीने तक लग जाते हैं। मगर जो शॉल यहाँ पर मुश्किल से 15-20 हजार रुपए में हम तैयार करते हैं, वो दिल्ली में जाके 50,000 रुपए की बिकती है। सरकार की नीति है कि ऐसे कारीगरों को, खासतौर से महिला सशक्तिकरण में, पिछड़े आयोग में, अल्पसंख्यक आयोग में, और पिछड़े जो और अल्पसंख्यक मंत्रालय में फंड्स आ रहे हैं ऐसे कामों को बढ़ावा देने के लिए। दुर्भाग्य फिर घूम के बात वहीं पहुंच जाती है कि माननीय विधायक जी कृपया करके इस काम को बढ़ावा दें, पैसा है, फंड है, लखनऊ में आया हुआ पैसा अल्पसंख्यक विभाग का लौट जाता है। सर ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट्स बना के नहीं भेज पा रहे हैं। हम सरकार की जो फंड आ रहा है केवल 4% ब्याज पे, 4% ब्याज पे फंड आ रहा है। कश्मीर से सिर्फ पश्मीना आता है जी, शादी शॉल आती है जी, उस पे जितना भी आप काम देख रहे हैं जी, जितना भी काम देख रहे हैं, हैंडवर्क होता है, कढ़ाई का हैंडवर्क भी अलग अलग होता है ना सर, बुनाई का अलग, कढ़ाई का अलग, कलमकारी का अलग, सिलाई का अलग, ये सारा काम जो है वो यहाँ हो रहा है, नजीबाबाद में हो रहा है, सहारनपुर में हो रहा है, रफूगरान मोहल्ले में हो रहा है। इसके लिए पैसा दे रही है सरकार। कारीगर अपने पैरों पे खड़ा हो, कारीगर को व्यापारी से मार ना खानी पड़े। यहां से जो 20,000 की शॉल है वो यहां से 150 किलोमीटर पर जाके और 50,000 की बेच रहे हैं। वो जो बेच रहे हैं वो कह रहे हैं वो कश्मीरी शॉल है, क्योंकि वो कश्मीरी जाके वहां बेच रहा है। ये कश्मीरी शॉल है ही नहीं, ये तो नजीबाबाद की शॉल है सर। ये शॉल नजीबाबाद में बनी है, सिर्फ पश्मीना बाहर से आता है। पश्मीना तो उस भेड़ के बाल हैं, बाकी सारा काम तो हम करते हैं यहाँ पे। तो इन महिलाओं की सहायता की जा सकती है। मैंने इसी वजह से अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जी को भी बुलाया था, और ये बात मैं बिल्कुल ऊपर तक लेके जाऊंगा। हम ऐसे समूह बनाएं, और समूह बना के महिलाओं के समूह बनाए जाएं, और उन्हें हम ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लें, 50-50 हजार रुपए के प्रोजेक्ट्स लें, हर 6 महीने में उनका काम हम उन्हें बढ़ावा दें। जो पैसा वो यहाँ पे 20,000 में बेच रही है शॉल, वो 50,000 में हम दिल्ली में बिकवाएं। कोई ऐसी व्यवस्था हमें निश्चित बनानी चाहिए। इसके लिए पैसा उपलब्ध है, अगर ये समूह बन जाए तो निश्चित रूप से हमें लाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा मोदी जी ने एक परिवर्तन लाया है राजनीति में। राजनीति अब सेवा है, राजनीति का मतलब सेवा है, राजनीति का मतलब वोट लेकर और फिर सो जाना नहीं है। वोट लेकर कोरोना काल में लोगों के मुंह पर दरवाजा बंद करना नहीं है कि मैं नहीं मिलूंगा।
6-6 महीने तक विधायक जी गायब हो जाते हैं। ये नहीं है राजनीति। अब राजनीति का मतलब है कि हम सेवा में जुड़ें। कोरोना काल में हम घर घर पहुंचे, लोगों की मदद करें, उन्हें राशन दिलवाएं, उन्हें अस्पताल में जाके उन्हें वहां पर दाखिल करवाएं, देख के आए कि वहां पर दाखिला उनकी देख रेख सही से हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर हमें इतना दम नहीं है, अगर हमें इतनी लगन नहीं है, तो फिर नहीं करनी चाहिए राजनीति। ये जो बेचारी गरीब औरतें हैं जिनका शोषण हो रहा है, ये रोकना हमारी पहली जिम्मेदारी है। नजीबाबाद की पहचान है हमारी शॉल, जो कि हमारे नाम से ही नहीं बिक रही है, वो कश्मीर के नाम से बिक रही है। साहब बनती यहाँ है और बिकती है कश्मीर के नाम से। ये बड़ा ही एक दुर्भाग्य बात है कि देखिए बनती नजीबाबाद में है, हाथ के दस्तकार अपनी दस्तकारी से उसको शोभा उसकी दिलाते हैं और नाम का क्रेडिट ले जाता है कश्मीर। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन राजा साहब की एक बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि एक उन्होंने पहल की है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक नहीं है नजीबाबाद के, लेकिन उन्होंने जितना एक इंसानियत के नाते मदद होनी चाहिए, उनकी एक अच्छी बात ये लगी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहिब सिंह जब ये आए थे नवाब नजीबुद्दौला किले पे प्रोग्राम किया गया था, तो उसमें भी इन्होंने ये बात कही थी, हम लोग वहां पर मौजूद थे। सबसे अहम बात यह है कि जो हाथ के दस्तकार हैं उनका फिक्र राजा साहब कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। राजा साहब बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, लेकिन फिर घूम फिर के जो है वहीं आ जाती है। रूपेश कुमार कह रहे हैं राजा भाट सिंह जी जिंदाबाद, रूपेश कुमार जी हैं आपके। और फिर शुभम कुमार कह रहे हैं राजा साहब रियासत सहारनपुर के राजा हैं। इसी तरह से नजीबाबाद के लोग भी अपना राजा मानते हैं। लेकिन मेरे एक छोटा सा सवाल है, एक मेडिकल कॉलेज भी आया था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो नजीबाबाद से दूर चला गया। इनका दिल दुख रहा है इस बात से। असल में कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, स्कूल भी हो, सबसे बड़ी चीज है हमें जमीन कहाँ मिलेगी। तो वैसे वो तहसील नजीबाबाद ही है शुभम जी। तहसील जहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना है वो तहसील नजीबाबाद ही है, मगर नजीबाबाद तहसील में इतनी बड़ी जमीन उपलब्ध नहीं थी। इस वजह से वो जो है वो मेडिकल कॉलेज बिजनौर के पास बना है, जिले के मुख्यालय के पास बने अगर मेडिकल कॉलेज, क्योंकि तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बेहद पढ़े लिखे डॉक्टर आएंगे जो कि डॉक्टरों को पढ़ाएंगे और डॉक्टर बनाएंगे। ऐसे लोग जहाँ पे आराम से रह सकें। हम ज़्यादा दूर दराज इलाके में अगर मेडिकल कॉलेज बना दें जहाँ पर हमें सरकारी ज़मीन मिलती है, तो फिर वो सफल नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातें सोच समझ के फिर ये मेडिकल कॉलेज। निकाय चुनाव अभी गुजरे हैं, एक साहब ने सवाल किया है निकाय चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए हैं कहीं उसमें कमी रह गई थी? हालांकि अगर टिकट का चयन सही होता तो शायद बहुत सारी सीटें निकल सकती थी, जैसे कि नजीबाबाद से टिकट का चयन गलत हुआ। इसके लिए क्या कहेंगे राजा साहब? हमारी योजना थी, भारतीय जनता पार्टी की योजना थी कि इस बार निकाय चुनावों में अल्पसंख्यकों को लड़ाया जाए। हमने 5 सीटों पे अल्पसंख्यक उतारे भी बिजनौर जिले में। दुर्भाग्य रहा कि एक युवा और साधन संपन्न और बहुत ही हुनरवान हमारे नजीबाबाद का बच्चा, हमें सबको बड़ी उम्मीद थी, मेरी तो बहुत उम्मीद थी कि वसीम को ज़रूर टिकट मिलेगा, मगर वसीम का टिकट ऐन मौके पर कट गया। मुझे इस बात का अफसोस भी रहा, क्योंकि अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो पिछले 50 साल से नजीबाबाद में कोई भी हिंदू चेयरमैन नहीं बना। साहू नरेश चंद जी हमारे चेयरमैन रहे थे, मगर वो भी तब चेयरमैन बने थे जब चेयरमैन को मेंबर चुनते थे, आम मतदाता नहीं। जब चुनाव आम मतदाता का हुआ तब से लेकर और अब तक कोई भी हिंदू यहाँ से नहीं जीत पाया। तो निश्चित रूप से एक आकर्षक चेहरा, एक आकर्षक व्यक्तित्व उतारना चाहिए ताकि हम अल्पसंख्यकों में भी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में खड़ा कर सकें। हार जीत तो बात की बात है, मगर एक ऐसा नेतृत्व हमें निश्चित रूप से पार्टी खड़ा करना चाहती है। मुझे पूरी उम्मीद है। राजनीति इत्मीनान और धैर्य का खेल है।
तो मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा उन सब अल्पसंख्यकों से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे इस उम्मीद में कि उन्हें इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और किसी वजह से वो नहीं लड़ पाए। मैं तो उनसे केवल यही बताना चाहता हूँ, उनके एक सीनियर सदस्य होने के नाते, वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का, कि मैं तीसरी पीढ़ी का विधायक हूँ। मेरे दादा 1937 में विधायक बन गए थे, चुनाव लड़के जीते थे। मेरे वालिद बार बार चुनाव जीते हैं नजीबाबाद से, चांदपुर से, और वो भी सिंचाई मंत्री रहे। मैं भी बार बार चुनाव जीता हूँ, मैं भी सिंचाई राज्य मंत्री रहा और MP रहा। मगर मुझे भी बीजेपी में टिकट लेने के लिए, मैं 91 में बीजेपी ज्वाइन किया था और मुझे टिकट 2002 में मिला, तो 11 साल बाद टिकट मिला। तो धैर्य रखिए और अपनी पार्टी के विचार से, अपनी पार्टी के काम से जनता की सेवा में जुटे रहिए। देर है अंधेर नहीं है, संकल्प होना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे अल्पसंख्यक नेता बनेंगे और बहुत जल्दी बनेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत बढ़िया बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक नेता भी बनेंगे और बहुत जल्दी बनेंगे, बड़ी बात है। अब बिजनौर से संजय कुमार कह रहे हैं, जिला बिजनौर की शान आदरणीय राजा भारतेंद्र सिंह जी बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। और राहुल चौधरी साहब कह रहे हैं, भारतेंद्र जी किसान परेशान है पेमेंट को लेकर, उसके लिए क्या कहेंगे? पेमेंट ज्यादातर फैक्ट्रियों की हो गई है। एक दो फैक्ट्री हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा परेशान करा हुआ है। भिलाई चीनी मिल है, बिजनौर की मिल बड़ा परेशान कर रही थी, मगर इस बार बिजनौर की चीनी मिल ने पेमेंट कर दिया है जी। भिलाई बहुत परेशान कर रही है, काफी पेंच कसे गए हैं इन पे भी। मगर अगर हम तुलना करें अपने पिछली सरकारों से तो हमारी पेमेंट पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। मगर मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि पेमेंट में डिले नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और खासतौर से बिजनौर का किसान गन्ने पे पूर्णतः निर्भर। बच्ची की शादी हो या बिजली का बिल हो, 1 साल में हम देते हैं अपने ट्यूबवेल का, वो सब इस पर ही निर्भर रहता है। जो भी बड़े खर्चे हों, कमरा बनाना हो, बेटे की शादी हो, लिंटर डलवाना हो, ये सारा पैसा जो है ये गन्ने की ही पेमेंट से आता है। तो निश्चित रूप से मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। माननीय गन्ना मंत्री जी से मैं ये विषय रखूंगा, फिर से वो फिर भिलाई को फिर टाइट करें और जल्दी से जल्दी हमारी पेमेंट करवाएं। नरेंद्र कुमार कारका जी, राजा साहब जिंदाबाद। रमेश कुमार जी, सब लोग जो बिजनौर से भी काफी लोग जुड़ चुके हैं। क्या भविष्य में राजा साहब चुनाव सांसद का लड़ेंगे? पार्टी का निर्णय है साहब। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 साल से, अब तो 32 साल से बिल्कुल दिन रात काम किया है। ज्यादातर लोग, जब मैं पार्टी से जुड़ा था तो लोक दल के थे। जब तेजपाल वर्मा जी हमारे जिला अध्यक्ष बने थे उस जमाने में, तो सब लोग मजाक उठाते थे कि इनका दिमाग खराब हो रहा है, ये कैसे जाके जुड़ गए हैं और जाट कभी भी बीजेपी में नहीं आएगा। मगर अब आप देखिए, ज्यादातर हम बीजेपी में जुड़े हैं, सब लोगों को जोड़ा है, निरंतर काम कर रहे हैं। बड़े खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि बीजेपी ही जीतेगी। तो ये खुशी की बात है। स्वागत करता हूँ सब नए लोगों का जो टिकट मांग रहे हैं। उस टिकट की दौड़ में हम भी हैं। पिछले 31 साल से निरंतर काम कर रहे हैं। विधायक भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, सांसद भी रहा हूँ, और सब जानते हैं कि मैं बड़ी पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम करता हूँ। अपने काम में बिल्कुल भी किसी भी तरह की कमी अपनी तरफ से छोड़ने की कभी पूरा प्रयास रहता है कि ना छूटे। अगर कोई बताता है मुझे मेरे काम में कमी, तो मैं उससे खास तौर से ध्यान से सुनता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। तो ऐसी बहुत सारी कमियां मुझ में हो सकती हैं, भारतेंद्र सिंह में हो सकती हैं, मगर जब हमारी टीम लग के इस काम में जुटती है तो फिर हम किसी भी काम में कमी नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है
टिकट भी मिलेगा और हम चुनाव भी जीतेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं बहुत राजा साहब से अभी के सांसद का टिकट भी मिले पार्टी की तरफ से और चुनाव में चुने भी जाएं और जनता की जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान होगा, क्योंकि अच्छे स्वभाव के व्यक्ति की सब जगह जरूरत होती है। और हमारी ऐसी कामना है कि भविष्य में राजा साहब मंत्री बने और पूरे जिला बिजनौर के लिए एक मिसाल बने। राजा साहब, सुबह के वक्त आप अपने किले पर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। बड़ी तादाद में लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन कानपुर से जो आपके बहुत करीबी हैं अजीम अहमद साहब, राजा साहब जिंदाबाद। राजा साहब के कार्य वाकई सराहनीय है, बिना किसी भेदभाव के लोगों के कार्य करते हैं और जनता दरबार लगाते हैं, जितना हो सकता है उसकी पूरी मदद करते हैं। तो ये दरबार लगता आ रहा है या आपने लगाना शुरू किया है? जैसे मैंने बताया 1937 में मेरे दादाजी विधायक बन गए थे, उससे पहले तो राज्य स्थापित थे, कायम थे जी। तो 1800 गांव की रियासत थी सहारनपुर, तो लोगों का आना जाना अपने काम की वजह से पहले लगा रहता था। ये जो किला है ये एक तरह का सेंटर था, केंद्र था काम का। ऑफिसेज थे यहाँ पर, उनमें सारे रिकॉर्ड्स थे। अब निवास स्थान बन गया है, मगर इस निवास स्थान सूना होता है, ये इसमें रौनक तो आपके आने से आती है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका जो आते हैं इस उम्मीद से कि मैं उनके कुछ काम करवा पाऊँगा, और मेरी पूरी कोशिश रहती है। मेरा तो ये मानना है कि अपने ज़िले में रहूँ, अपने आप सबकी खिदमत कर सकूँ। इसी वजह से मैं दून स्कूल देहरादून जैसे बेहतर स्कूल और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली जैसे सबसे अच्छे कॉलेजेस देश के से पढ़ने के बाद ऑनर्स कोर्स करने के बाद मैं वापस यहाँ पर आया हूँ ताकि आप सबके बीच रह सकूँ, आप सबके किसी भी काम आ सकूँ। देखिए, जो राजा होते हैं वो राजा होते हैं। वाकई आज हमारे भी सौभाग्य है कि हमारे कार्यक्रम में राजा साहब आए हैं और उनका ये जो बात करने का अंदाज है, जो एक अलग ही लहजा है, वो वाकई काबिल तारीफ। उन्होंने कहा कि जो हमारे किले की रौनक है वो आप लोग हैं। अगर आप लोग आते हैं तो हमारे किले की रौनक बढ़ती है। अगर हम आपके किसी काम आ सकते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ा और क्या सौभाग्य की बात होगी। ये एक अच्छे राजा की ही बात होती है। लोग लिख रहे हैं राजा साहब अगली बार आप जरूर विधायक बनेंगे, नजीबाबाद से लिखने भी तो बहुत वक्त है लेकिन ऐसा तालमेल भी होना चाहिए जनता से। राजा साहब के जैसे अब लोग जुड़े हैं, बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं एक मिनट लूंगा कि देखिए, कबाड़ी मार्केट के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं नजीबाबाद की। भारतीय जनता पार्टी के गदावर नेता जिनकी एक अलग पहचान है, अपनी एक पहचान रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नाम से जानते हैं कि राजा भारत जी भी नजीबाबाद हसनपुर रियासत के राजा हैं। तो आप कुछ और भी सवाल कीजिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है, कुछ एक अच्छा एडवाइस हो आपका, एक अच्छा सुझाव हो तो देने की कोशिश कीजिए, हम कोशिश करेंगे। सर, हमारे चैनल की तरफ से एक सौंदर्यीकरण को लेकर आपसे सवाल है कि नजीबाबाद जो हमारे क्षेत्र है या बिजनौर, इसमें कुछ ऐसा पार्क वगैरह अच्छा कुछ ऐसा बने जो एक केंद्र बने बच्चों के लिए। और समस्या फिर वही आ जाती है साहब की जमीन का। अगर जमीन उपलब्ध है, मैं तो चाह रहा था मिनी स्टेडियम बन जाए स्टेप्स ग्राउंड में। अब ये हम सब हमारी गलती है साहब, कब्जे कोई और नहीं कर रहा, कहीं बाहर से आके हम खुद ही स्टेप्स ग्राउंड पे कब्जा कर लिया। वो तो हमारे साथी आपके पत्रकार भाई उन्होंने दिन रात दौड़ भाग करके और वो 4 दीवारी बनवा दी। जैसी 4 दीवारी बनी, चेतन चौहान जी मंत्री थे, खेल मंत्री थे, मैं उनसे मिलने गया और हमने नपवाया। वो स्टेप्स ग्राउंड में इतनी जमीन नहीं है, हमें कम से कम 25 बीघे 5 एकड़ जमीन चाहिए। मैंने सोचा शायद सहारनपुर में जो फील्ड है अपना उसमें हो जाए, मगर वहां भी जमीन नहीं है। तो मिनी स्टेडियम बनने के लिए हमें कम से कम 5 एकड़ जमीन, 25 बीघे जमीन जरूरी चाहिए। जहां भी ये जमीन उपलब्ध हो, अगर नजीबाबाद के आसपास किसी भी पंचायत में जमीन मिल सकती है तो और भी बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्कूल हैं, ज्यादा कॉलेज है, ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा आबादी है, तो ज्यादा लोग उसका स्टेडियम का लाभ ले पाएंगे। आप जमीन बताइए साहब, योजना इंतजार कर रही है आपके घर पे, आपके द्वार तक पहुंचने के लिए। बहुत ही अच्छी बात। देखिए, योजनाएं इंतजार कर रही है, लेकिन जो जमीन है उसकी व्यवस्था, अगर कोई अच्छा सुझाव किसी के पास हो तो वो आने के लिए तैयार है योजनाएं।
तो ये बड़ी बात है। और राजा साहब का जो अंदाज है लोगों से मिलने का, एक तो होता है सुना सुनाया, हमने खुद राजा साहब के किले पर जाके नोटिस किया है चुपचाप खामोशी से बैठ के कि राजा साहब किस तरह से लोगों की समस्याएं सुनते हैं, किस तरह से समाधान करते हैं। ये हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ हम लोग यहाँ पे अपने मेहमान बुलाते हैं और बड़े सम्मानित लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, समाज सेवी भी आ चुके हैं, राजनीतिक भी आ चुके हैं, सरकारी कर्मचारी भी आ चुके हैं। लेकिन राजा साहब को हमने जब सोचा कि शख्सियत, पहले हम ये देखना चाहते हैं कि वर्क क्या है। वाकई जमीनी काम बहुत है राजा साहब के। देखिए कितनी बढ़िया बात राजा साहब ने कही कि अगर जमीन कहीं मुहैया है तो सरकारी योजनाएं तो आने के लिए तैयार है। राजा साहब, समय की एक सीमा होती है, वैसे तो हमारा 4 से 5 बजे तक का समय रहता है, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हमारी व्यवस्था करने में हो गया है। और राजा साहब की जितनी भी बातें थी वो सारी आप लोगों ने सुनी, और इतने बड़ी तादाद में जुड़ने के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। लेकिन हम कम शब्दों में यही कहेंगे, ज़्यादातर जो मैसेज आए हैं राजा साहब, हम आपसे इन्हें निवेदन करते हैं कि अगर कहीं कोई गुस्सा है कोई, तो उसको दरअसल आप त्याग दीजिए। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा है नजीबाबाद की, फिर वही सैकड़ों मैसेजेस नहीं, गुस्सा कुछ नहीं होता। जी। लोकतंत्र में जनता से गुस्सा नहीं हो सकता जी। अफसोस है अफसोस कि मेरा परिवार यहाँ पर सहारनपुर का किला 1600 में बन गया था, वर्ष 1600 में। तो आप सबके 423 साल से खानदान आपकी खिदमत में लगा है। मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि मुझे ये मौका नहीं मिल पाया। मगर जो भी थोड़ी बहुत ही इज्जत करते हैं अभी भी, जब मैं विधायक नहीं हूँ, MP नहीं हूँ, मगर पुलिस विभाग हो, SP साहब हो, DM साहब हो, SDM साहब हो, ये अपनी बात मान लेते हैं। आपका कोई भी काम हो, आप प्लीज़ ज़रूर आइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका काम हो। देखिए ये इतना बड़ा वादा शायद कोई नहीं करता कि अगर कोई जायज़ आपका काम है, हक काम है, तो राजा बहार जी आपकी बात ज़रूर सुनेंगे और वो बात को ज़रूर रखेंगे। सर, काफ़ी लोग जुड़े हैं, बस आखिर में ये कहेंगे, फिर अलविदा भी कहना है लोगों से, कि क्या कहेंगे सर अगर हाँ उसके लिए फिर सर वही आ जाती है उसमें थोड़ा सा कर दीजिए सर, अगर आपके स्तर से हो जाए तो आसानियत से। सर मैं केवल निवेदन कर सकता हूँ। अब मैं प्रश्न तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं उस फोरम में नहीं हूँ, उस सदन में मैं अंदर नहीं जा सकता जहाँ पर ये लोगों का कहना है आपकी एक कॉल से मार्केट खुल गई थी, ऐसा भी लोगों का मानना है। उस समय उम्मीद थी, पार्टी को ये बड़ी उम्मीद थी कि मुझे मुस्लिम वोट मिलेगा, इसी वजह से मैंने तो मना करा था। मैंने इस वजह से मना करा था क्योंकि मुझे तो MP बना दिया था पार्टी ने, गठबंधन हुआ। ऐसा तो नहीं है कि बिजनौर अकेली लोकसभा आ रही, ये जो 6 की 6 हमारी लोकसभाएं गठबंधन की वजह से 6 की 6 आ रही थी। तो ये समीकरण था जिसकी वजह से हम सब आ रहे थे, बल्कि सबसे कम मार्जिन इन 6 में मेरा ही है। तो मैंने तो खुद कहा था कि साहब मुझे क्यों यहाँ भेज रहे हैं, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर चला जाऊंगा, मेरा मन लोकसभा में ही है। एक दफा लोकसभा में काम कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सिस्टम्स बड़े बढ़िया हैं और पूरे देश की राजनीति का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी मुझे एशिया पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, तुर्की ने होस्ट किया था, तो वहां जाके अपने देश की बात रखने का मौका मिला। जापान जाने का मौका मिला, माननीय प्रधानमंत्री जापान के जो थे उनसे मिलने का मौका मिला, दलाई लामा से मैं बार बार मिला, चीन में गया। तो मुझे पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, बहुत अलग अलग देशों में भी भेजा, अमेरिका गया, यूरोप गया, जर्मनी गया, पार्टी की तरफ से अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए। तो ये सब मौके मिले। तो मेरा मन नहीं था कि मैं प्रदेश की राजनीति में लौटूं, मगर पार्टी को ये उम्मीद थी कि मैं जरूर आप सबकी वोट, अल्पसंख्यक वोट में ले पाऊंगा। नहीं ले पाए, मेरे लिए अफसोस की बात है। नहीं तो सब मिलके इस वक्त ऐसा काम करते और इतना काम हम यहाँ जमा देते, चमका देते मिलके इस शहर को और इस पूरे इलाके को। मेरा सिर्फ आपसे यही गुजारिश है, जैसे मैंने कहा कि हमारा देश आज़ाद है, हमारा देश है। ये जो फील्ड है, ये जो ग्राउंड है, ये जो मैदान है, ये किसी और के नहीं है, हमारे मैदान है, सब हम मालिक हैं इनके। इन पे कब्जा करेंगे तो फिर हम कैसे बनाएंगे कुछ भी साफ जाए। अगर हम सड़क पे कब्जा कर लेंगे, नाली पर कब्जा कर लेंगे, अपने मकान, अपने घर, अपनी सीढ़ी नाली पे उतार देंगे, तो फिर इस नाली की सफाई कैसे होगी? ये वैसे ही सड़ती रहेगी नीचे, पानी भर भर के सड़कों पे आ जाता है, जरा सी बारिश हुई सड़कों पे पानी भर गया।
तो ये हमारे, अब ये देश आजाद है, किसी और का देश नहीं है, किसी और का शहर नहीं है, हमारा है। इसकी फिक्र हम सब मिलकर करेंगे तभी कुछ आगे निकल पाएगा। सर, आपकी सरकार चल रही है राज्य में भी और केंद्र में भी, और आप एक वरिष्ठ नेता हैं, तो उसका भी आपका एक सम्मान है। क्या नजीबाबाद के नजीबुद्दौला किले का कुछ हो सकता है सर सौंदर्यीकरण? जगह बहुत बड़ी है। बिल्कुल हो सकता है साहब, मगर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो अब इससे कैसे निपटा जाए, ये क्योंकि प्राइवेट संपत्ति है। थोड़ा सा इस पर फोकस करें अगर। तो मगर वो जो दीवार है वो तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है जी। जो इमारत है, हाँ। तो उसमें काम शुरू भी करवाया था। पुरातत्व विभाग जो होता है उसमें थोड़ा रिपेयर वगैरह का काम हुआ था, शुरू हुआ था जी। निश्चित रूप से उसे फिर से करवाएंगे, उसे डेवलप करना चाहिए। वो दीवार में ही हम साउंड एंड लाइट शो वगैरह हो सकती है, लोग वहाँ टहलने जाएं, उसमें वहाँ पर निश्चित रूप से मिनी स्टेडियम बन सकता है, वहाँ पर जमीन उपलब्ध है। किला ही स्टेडियम में तब्दील नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, मगर फिर वो जो जमीन है वो हमें खेल विभाग को देनी पड़ेगी जी। जो भी जमीन, मतलब जैसे आप बिजली घर बनाए या अपने गांव में प्राइमरी स्कूल बनाए, तो आपको वो जमीन जहाँ पर प्राइमरी स्कूल बनेगा वो आपको पंचायत को, प्रधान जी को वो ट्रांसफर करके शिक्षा विभाग का, बिजली घर बनाए तो बिजली विभाग को। बल्कि सबलगढ़ में जमीन नहीं थी, प्राइमरी स्कूल आया था, मेरी जमीन पड़ी थी वहां पे, तो मैंने दे दी। मैंने कहा आप बनाइए यहाँ पे सरकारी प्राइमरी स्कूल, कम से कम अपने बच्चे तो पढ़ रहे हैं। मसौदा अगर भेज दिया जाए गवर्नमेंट को कि इसके लिए कोई स्टेडियम के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल करा जाए, भी डेवलप कर लिया जाए, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा साहब, 4 चांद लग जाएंगे वहां जी। क्योंकि वो ऐसे ही, जो मैंने आपसे कहा कि वो तो खंडर बन जाएगा, खंडर बन गया वो दीवार खत्म हो जाएगी। उसे आबाद, पहले उसे आबाद तो करें हम, तो वहां पे स्टेडियम बनेगा तो बच्चे जाएंगे, तो फिर सब कुछ चल जाएगा, तो पार्क भी बन जाएगा, सीनियर सिटीजन सब कुछ हो, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ हो। थोड़ा पहल आप करेंगे तो बहुत जरूर जरूर, मुझे हम भी बिल्कुल, आपके संपर्क में रहेंगे। नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है सर। एक अच्छा हो जाएगा सर। जीवन तो जी। आना है जाना है, लेकिन एक सही यादगार बात रह जाती है। आपके पूर्वजों ने भी बहुत कुछ किया है जी। इस शहर के लिए भी, अपनी रियासत के लिए भी और आसपास के क्षेत्र के लिए भी। तो राजा जी, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा कर दीजिएगा। हो जाता है कभी कभी, लेकिन आपका हृदय बड़ा है, क्योंकि आपका जो लक़ब है और जो आपका एक पद है वो राजा का है, तो राजा के लिए तो सब पिट जैसी होती है। अगर किले का कुछ अच्छा हो सकता है तो आप उस पर जरूर अपने संज्ञान में लेके माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी इस विभाग से जुड़े हैं, उनसे आप कहिएगा कि हमारे शहर में इतनी बड़ी जगह पड़ी है, उसमें कुछ अच्छा हो जाए तो शायद लोगों के दिल से बहुत दुआएं निकलेंगी। बहुत अच्छा लगेगा राजा जी ने ये काम बहुत अच्छा कराया। उसी से संबंधित जैसे कि हम उसी बात पे आते हैं, फिर अपना कार्यक्रम पूरा करते हैं कि 9 साल बेमिसाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, उसमें जो है बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे सब बता दिया गया, आयुष्मान कार्ड है, आवास विकास योजनाएं हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ये सारी चीजें हुई हैं और चल रही हैं। अभी आने वाले जो चुनाव हैं, आपको लगता है 2024 में केंद्र में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत से? मुझे तो बिल्कुल लगता है सब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी, और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि विपक्ष के पास नेता नहीं। विपक्ष पे मोदी इतना बड़ा व्यक्तित्व है जी। नरेंद्र मोदी जी, कि मेरे ख्याल राहुल गांधी तो उनके घुटने से भी नीचे आ रहे हैं इस वक्त। आप किसी भी इलाके में जाके कहीं भी पोल करवा लीजिए, और फिर वो बातें ऐसी अजीब अजीब बेवकूफ़ी की कर देते हैं, पता नहीं क्यों। तो अभी तो ऐसा लग नहीं रहा थोड़े से बड़े स्तर की बात करते हैं। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कर्नाटक का तो बड़ा अच्छा अभी परिणाम आया है। कर्नाटक में वो तो वहां पे, हाँ, प्रदेश में नेतृत्व है, और प्रदेश के नेतृत्व को वो बढ़ने नहीं दे रहे। तभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने छोड़ दी पार्टी। वो तो इतने पुराने, उनके पिताजी भी रहे हैं, माधवराव सिंधिया भी मंत्री रहे हैं, CPN सिंह जी रक्षा मंत्री रहे, उनके बेटे RPN सिंह जी भी रहे हैं, उन्होंने भी छोड़ दी पार्टी, बीजेपी में आ गए। जितेंद्र यादव जी, उनके पिताजी बड़े सीनियर मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, चुनाव लड़े थे। वो तो बहुत, मतलब ये पुराने कांग्रेसी परिवार जो पीढ़ियों से कांग्रेस में रहे हैं और बड़े करीबी रहे हैं
राजीव गांधी जी के भी, इंदिरा गांधी जी के भी, पंडित नेहरू जी के भी, ऐसे लोगों के परिवारों ने पार्टी छोड़ दी क्योंकि इन्हें बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, वहां पे बोलने नहीं दे रहे हैं लोकसभा में, ना खुद बोल पाते हैं ना दूसरे को बोलने देते हैं। इस वजह से सब छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल कुछ भारी परिवर्तन की जरूरत है। नजीबाबाद उत्तराखंड के बिल्कुल बॉर्डर पर है। अगर बात करें तो हरिद्वार 50 किलोमीटर और 23 या 22 किलोमीटर पे कोटद्वार है जी। अगर नजीबाबाद, क्योंकि दोनों जगह पे सरकार आपकी पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्वास भी करते हैं, नजीबाबाद के लोगों के अगर अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए उत्तराखंड में जाने की कोई अगर इस तरह की कोई योजना हो तो क्या फायदा पहुंचेगा नजीबाबाद? आपका क्या? इसके दो तरीके हैं जी कि उत्तराखंड कहे कि हम नजीबाबाद को लेना चाहते हैं, जी वो कहेंगे नहीं, और यूपी कहे कि वो नजीबाबाद को देना चाहते हैं, वो भी नहीं कहेंगे। उत्तराखंड इस वजह से नहीं कहेगा कि हम नजीबाबाद को लेना चाहते हैं क्योंकि हमारा एक विधायक उनके 3 विधायक का बराबर है, और फिर सिर्फ नजीबाबाद का तो लाइन खींचेगी नहीं ना, फिर तो बहुत सारा और इलाका भी आस-पास का लेना पड़ेगा। अगर मुख्य द्वार माना जाए तो नजीबाबाद है कि मुख्य द्वार में जो उत्तराखंड को जोड़ता है। विषय यह है कि जो कोई देने को तैयार हो और कोई लेने को तैयार है। यहाँ पर हमारा रेवेन्यू, राजस्व बहुत ज्यादा है जी नजीबाबाद में, क्रेशर बहुत ज्यादा है, जमीन बहुत बढ़िया है, जाओ। और असल पूछे तो जिले का केंद्र और व्यापार का केंद्र तो जिले में नजीबाबाद ही है। जैसे आपने कहा कि ये तो पौड़ी गढ़वाल का तो द्वार है, जी। इसी वजह से यहाँ पर व्यापार और व्यापारी बहुत ज्यादा है, आज से नहीं पहले से है। बिजनौर को जिले का मुख्यालय अंग्रेजों ने इस वजह से बुलाया था क्योंकि वो उनकी अंग्रेजों की मेरठ छावनी के, मेरठ मिलिट्री कंटोनमेंट के निकट, सबसे ज्यादा निकट था। नहीं तो सबसे ज्यादा व्यापार और सबसे ज्यादा पैसा तो नजीबाबाद में था, और नजीबाबाद का मुख्यालय बनना चाहिए था। आज भी मेरे ख्याल जितना रिटर्न नजीबाबाद का रेवेन्यू है इतना और कहीं नहीं है, राजस्व हम ही सबसे ज्यादा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा उपजाऊ देखा जाए तो नजीबाबाद की जमीन है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मिलें हैं और बड़े बड़े यहाँ पे क्रेशन लगे हुए हैं, क्रेशर, जिससे बहुत चीनी हमारी बहुत यहाँ से विदेश तक जाती है। इसी वजह से यूपी हमें देना नहीं चाहेगा और उत्तराखंड हमें राजनीतिक कारण से लेना नहीं पाएगा। उन्हें लगेगा हमने पहाड़ी एक राज्य बनाया, मगर अगर उस पहाड़ी राज्य में भी फिर यही देश के लोग आके हावी हो जाएं तो फिर यूपी से अलग होने का क्या फायदा। लेकिन उत्तराखंड जो मांग थी वो एक राजनीतिक मांग थी जी, पहाड़ में पहाड़ी ही राज करे, पहाड़ में पहाड़ी व्यक्ति राज करे, ये मांग थी। तो निश्चित है कि वो इस घनी जनसंख्या के क्षेत्र को जोड़ना नहीं चाहेंगे, नहीं तो फिर पहाड़ी फिर से अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ना देने वाला देने को राजी, ना लेने वाला लेने को राजी। अगर कहा जाए तो इस पूरे जिले के अंदर सबसे बड़ा जो एक हमारी नजर में भी और शायद पूरे जनपद की नजर में आपसे बड़े नेता नहीं है जिला बिजनौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, और ये बिल्कुल कड़वी सही सच्चाई है बिल्कुल, जो शायद मैं माफी चाहता हूँ कि जनता पार्टी के हों, लेकिन वाकई राजा साहब से बड़ा नाम शायद नहीं है अगर आप सर्च करेंगे तो। अगर आप एक पुल का काम कर दें तो एक ऐतिहासिक बात रह जाएगी कि नजीबाबाद दोनों सरकारें सहमत हो जाए, क्योंकि आप दोनों से, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हो वो भी आपका बड़ा सम्मान करते हैं, सबको पता है, बाकी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आपको भाई मानते हैं, बड़ा भाई। तो वो सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा एक नजीबाबाद हो जाए तो शायद नजीबाबाद की तरक्की के चांसेस। एक वजह और है सर, जो ऊपर से राजा साहब यहाँ लोग खरीदारी करने आते हैं पहाड़ से, उनको बड़ी परेशानी पड़ती है, कहीं जीएसटी की भी प्रॉब्लम, क्योंकि राज्य अलग अलग हो जाते हैं तो उनको कर ज्यादा देना पड़ जाता है। तो एक तालमेल मिल जाएगा तो शायद दोनों जगहों के फायदे होंगे। इसके लिए अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो बताएं लोगों से अगर हो जाए तो। जैसे मैंने कहा कि ना तो इसमें जो बात आप कह रहे हैं ये ना तो आर्थिक दृष्टि से सही बैठ रही है, ना राजनीतिक दृष्टि से सही बैठ रही है, तो इसमें विधायक सहमत हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मगर आपका एक विचार है, इस विचार को निश्चित रूप से ऊपर मैं बताऊंगा। चलिए धन्यवाद, ये विचार रखा जाएगा। तो
सर बहुत लोग राजा साहब जुड़े हैं और हमारे तो ये अगर कहा जाए तो वाकई शख्सियत जो हमने कार्यक्रम का नाम रखा तो काफी दिन से चला रहे हैं। तो जो शख्सियत है आज वो आपके सामने है और शख्स से शख्सियत बनने में जो तवील वक्त लगता है उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं तो यही कहूँगा राजा साहब के लिए कि बंद रखते हैं जुबान, लब नहीं खोला करते हैं, चांद के सामने हम जैसे तारे नहीं बोला करते हैं। और ये है कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं लेकिन जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। तो आपका आदर सम्मान हमेशा लोगों के मन में है राजा साहब, ऐसा नहीं है। आपका जो सम्मान है लोग दिल से करते हैं। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं लेकिन मन जीतना बड़ी बात है। आपने जो लोगों के मन जीता है वो भी कोई छोटी बात नहीं है और आज भी लोग आपका दिल से सम्मान करते हैं। अगर आप एक आवाज़ दें तो ये आपकी जो आवाम है, आपकी जो रियासत के लोग हैं, आपके शहर के लोग हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपका यही कि अब आप मैसेज जो देना चाहें, लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? पूरे जनपद के लोग आपको देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि जो अगले 25 साल हैं वो अमृत काल है। इसमें जो भी हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो उछाल पे है, इसमें हम जो भी काम करेंगे वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम सब सोचें कि हमें क्या काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, हम एक कोई भी काम ऐसा शुरू करें जो कि हम अगले 20 साल तक, 25 साल तक पूरी ईमानदारी से और मेहनत से जिस काम में जुट सकें, जिस काम से हम ऊब ना जाएं, जिस काम को हम छोड़ ना दें, ऐसे काम अगर हम ढूंढ लें और 25 साल का संकल्प लेकर उस काम में लगें तो कोई कारण नहीं है कि नजीबाबाद में और इस बिजनौर ज़िले में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री और बहुत बड़े बड़े काम बन जाएंगे। ये अब अगले 25 साल जो है ये भारत के हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका लाभ खास तौर से जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, जो कि बाहर इंजीनियर हैं और योग्य हैं और बाहर नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो मेरी उनसे गुजारिश है वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, वापस आए और काम में जुटें। हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हर अर्थशास्त्री इस बात को पहचान रहा है और मान रहा है। सकारात्मक सोच के साथ बिजनौर स्पीड न्यूज़ पे हमेशा हमारी सोच सकारात्मक होती है और कोशिश करते हैं कि हम भी उन लोगों के सवाल लें जो सकारात्मक हैं। नकारात्मक थोड़ा सा दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। सकारात्मक सोच बनाइएगा, अच्छा लगेगा आपको। राजा साहब का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और जब ये दोबारा MP बने और मंत्री बने केंद्र में तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में आप ज़रूर आइए। और हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि जब आप एक पूरे एस्कॉर्ट के साथ और एक अपने पूरे वर्चस्व जो होना चाहिए एक राजा का, आज भी आपका वर्चस्व पूरा है लेकिन एक केंद्र के अंदर जो जनता चुनती है तो उसका एक बड़ा महत्व होता है और मन को भी अच्छा लगता है। तो एस्कॉर्ट माननीय मोदी जी और मैं तो पहले 2002 में जब मैं मंत्री था मैं तब भी एस्कॉर्ट नहीं रखता था। एस्कॉर्ट लिए ही नहीं सर? नहीं रखता था, मैं खुद ही उस जमाने में तो खुद ही गाड़ी चलाता था। अब 59 साल का हो गया हूँ तो थोड़ा गर्दन में दर्द होने लगा गाड़ी में बैठे बैठे, तो अब ड्राइवर तो रखना। लेकिन प्रोटोकॉल एस्कॉर्ट वगैरह बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। लोकतांत्रिक देश है ना जी। लेकिन प्रोटोकॉल के तहत अगर कोई देता है तो फिर वो तो हम तो यही था प्रोटोकॉल में था, मंत्री को एस्कॉर्ट मिलती थी तो वो गाड़ी वहां नीचे खड़ी रहती थी। तो मैंने तो कह के कि साहब जब आपने खड़ी करी हुई है गाड़ी तो जो अपने यहाँ से बिजनौर से जो भी लोग आते थे जिले से, मैं उनसे कहता था यार अब आपका काम वाम करवा दिया मैंने, जाइए नीचे गाड़ी खड़ी है एस्कॉर्ट की, जरा लखनऊ घुमाइए उसमें। मेरे पीछे पीछे क्यों दौड़े पुलिस? किसी गुंडे बदमाश के पीछे दौड़े, किसी को सहायता करे, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि लोग मेरे पीछे पीछे दौड़े। मैं आपके किसी काम आ सकूं, बस। देखिए ये होती है एक सोच जिसे बोलते हैं सकारात्मक सोच, और ये सोच सिर्फ एक राजा की हो सकती है। उन्हें जरूरत नहीं है एस्कॉर्ट की, उनके लिए तो अवामी एस्कॉर्ट है जो उनके साथ रहे, उनके साथ चले, कदम से कदम मिला के चले। वह हमारी शुभकामनाएं हैं। आप मंत्री बने केंद्र में और इसी तरह से अपने क्षेत्र की जो भी समस्या है, लोगों की जो समस्याएं आप सुन रहे हैं, बहुत सारी आपको हमारी शुभकामनाएं कि आप सांसद बने। बिजनौर के बहुत लोग जुड़े हैं, जहाँ से भी आप चुनाव लड़े, जहाँ से भी पार्टी टिकट दे, हमारी खूब शुभकामनाएं। और आप एक मंत्री बनकर
खूब अच्छा काम करें, ये हमारी दुआएं हैं। और सकारात्मक सोच के साथ बिजनौर स्पीड न्यूज से हमारे साथ थे आज के हमारे मेहमान राजा भांजे जी, जो कि अपनी एक पहचान रखते हैं और अपना भारतीय जनता पार्टी में अपने एक वर्चस्व रखते हैं और लोगों की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राजा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। हम भविष्य में भी जब वो मंत्री बनेंगे उन्हें जरूर बुलाएंगे, हमारा वादा है। और राजा साहब से भी वादा लेते हैं, अगर आप मंत्री बनेंगे तो राजा साहब हमारे छोटे से कार्यक्रम में आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा घर है सब। जी जी, हमारा छोटा सा कार्यक्रम शख्सियत देखने के लिए जुड़े रहिए। अगली बार अगली शख्सियत के साथ हम आपको जरूर मिलेंगे। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने सवाल किया, मैं माफी चाहता हूं, सबके सवालों के जवाब नहीं ले पाया। कुछ सकारात्मक सवाल थे, उनको ढूंढ के लिया है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और जुड़े रहिए, देखते रहिए। जुड़े रहने के लिए जय हिंद।